बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ एहसन हमीद राजा और प्रोग्राम है कश्मीर डिबेट। नाजरीन, आपको बताएं कि डॉक्टर मुजाहिद गिलानी हुर्रियत रहनुमा हैं और स्टूडियो में मौजूद हैं। अफराज गर्देजी डिप्टी मेयर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बाग से उनका ताल्लुक है और कॉल के ज़रिए प्रोग्राम में उन्होंने ज्वाइन किया है। हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल और ख़ास करके वहाँ पे इंसानियत सोच जो मज़ालिम हैं मोदी सरकार की जानिब से किए जा रहे हैं उन पर भी हम बात रखेंगे। हम दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हैं। मकबूजा कश्मीर में बीजेपी हुकूमत ने मजीद 2 नौजवानों की जायदादें जब्त कर ली हैं। बड़े पैमाने पर इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी और सारी हैं क्योंकि 2024 का जो इलेक्शन है वो सर पर है और इस हवाले से मोदी ने अपना एक जो फाशिस्ट नजरिया है वो मजीद तेजी से दिखाना शुरू कर दिया है। डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब तमाम तर चीज़ों से बाखूबी वाकिफ भी हैं और ये चीज़ें और ख़ास करके जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया पे और पाकिस्तानी मीडिया पर आप बात भी करते हैं, क्या समझते हैं कि जो मोदी की एक पॉलिसी है इसमें बहुत तेज़ी आई है और वहाँ पे जो ख़ास करके हिंदुओं की जो आबादकारी है मकबूजा कश्मीर के अंदर इससे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे जो रियासती असम्बली है उसमें वो तादाद मुस्लिम अक्सरियत उसे कम करना चाहते हैं। इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल एहसन, आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमें दरअसल ये देखना पड़ेगा कि एंड गोल क्या है। ये एक सेटलर कॉलोनियलिस्टिक रजीम है, यानी कि नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी की जो हुकूमत है उसका जो मुद्दा और मकसद है वो दरअसल ये है कि किसी न किसी तरह मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर वो हिंदुओं को बसा सके। अब ये हिंदू जो हैं वो आरएसएस के कट्टर हुंडे हों, आरएसएस का माइंड सेट रखने वाले लोग हों या फिर वो तमाम लोग हों जो कि किसी न किसी सूरत में अगर कभी प्लेबिसेट या इस्तिस्वाब राय का हक इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाती है तो ये हिंदुस्तान के हक़ में वोट डालेंगे। ये एक एंड गोल है, ये वो मंजिल है जो कि हिंदुस्तान इस वक्त हासिल करना चाहता है और यही वजह है कि हमें एक तरफ वो नज़र आता है कि आम रहने वाले जो वहाँ कश्मीरी हैं उनकी जायदादें ज़ब्त हो जाती हैं, वहाँ पे जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको तंग किया जाता है और सिर्फ यही नहीं बल्कि वहाँ पे अगर कोई किसी किस्म की जॉब में भी है, नौकरी पेशा है तो उसको नौकरी से बगैर कुछ कहे बर्खास्त कर दिया जाता है। एक तरफ सोशल फैब्रिक को तबाह करने का ये तरीका है, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अगर कोई आज़ादी की बात करता है, अगर कोई इस्तिस्वाब राय की बात करता है तो उसको बगैर कुछ कहे किसी न किसी काले कानून के तहत जेल में भर दिया जाता है। वो चाहे व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाता हो, वो चाहे हिंदुस्तान के आइन के ज़ेर तहत ही अपना हक क्यों ना मांगता हो, उसको पीएसए या ड्रैकोनियन लॉज में किसी न किसी सूरत में जेल में डाल दिया जाता है। तो ये एक मंजिल है सोशल फैब्रिक की तरफ से भी जिसको वहाँ पे मुसलसल नुकसान पहुँचाया जा रहा है और दूसरी तरफ इंसानी हकूक़ की ये खिलाफ वर्जी कि हर कश्मीरी को जेल भर दो या हर कश्मीरी को मार दो, यही अच्छा है। अफराज गर्देजी साहब, आप डिप्टी मेयर हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बाग के और आज़ाद कश्मीर में एक एक्टिविस्ट तौर के माने जाते हैं। आपसे इस हवाले से पूछूंगा कि जो कांग्रेस रहनुमा है, कांग्रेस क्योंकि वहाँ पे अपोजिशन में है और इस हवाले से वो भी एक्टिव है 2024 के इलेक्शन को लेकर और बीजेपी हुकूमत ने कश्मीरियों को जमहूरी हुकूक से महरूम कर दिया है, इस हवाले से ये कांग्रेस का कहना है। आप क्या समझते हैं कि अगर कांग्रेस वहाँ पे इक़्तिदार में आती है तो क्या कोई पॉलिसीज कश्मीरियों के लिए चेंज होगी? मैं ये बात समझता हूँ कि जो कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी है या उनका इस्तिस्वाब राय के लिए एक हक है वो हिंदुस्तान की रजामंदी के साथ इंटरनेशनल फोरम पर मौजूद है। अब अगर कोई जमात आके कोई ग्रुप आके उसको डिनाई करता है तो वो गोया अपने ही मौक़िफ़ से खुद इनराफ कर रहा होता है, उनका कोई मौक़िफ़ भी उसके खिलाफ जा रहा होता है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कभी भी ये मुमकिन नहीं हुआ कि लोगों ने कश्मीर को आज़ादी करने की बात की हो, उनके राय के बारे में बात की हो। तब ये बात जरूर थी कि कांग्रेस के दौर में डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए इस तरह के अच्छे हरकतें नहीं हुए जिस तरह के आपने देखा गुज़श्ता 5 सालों से कश्मीरियों के साथ एक चीज उनकी शनाख्त को मिटाने के लिए, उनकी अक़लियत को अक़लियत में तब्दील करने के लिए जमहूरियत के नाम पे जो घिनौना खेल खेला जा सकता है उस खेल को खेलने की कोशिशें हो रही हैं। इस हवाले से जो इस वक्त सूरत
भारत मुखातिब जज्बात ज्यादा बड़े हैं। जी। वहाँ नागालैंड की बात हुई है, वहाँ झारखंड की बात हुई है, वहाँ आसाम में आबादी की बात हो रही है। जैसे वो आप देखते हैं कि वो बर्तानिया के अंदर बैठ के किस तरह अपनी आबादी की बात करते हैं, वहाँ रिफरेंडम करवा रहे होते हैं। कनाडा में जो हुआ उन्होंने बात किस अंदाज में एक इंटरनेशनली अपना भारत वहाँ बनाया। तो बेशुमार ऐसी चीजें जो हिंदुस्तान को इस वक्त मोदी के इस्तेमाल की वजह से मुश्किल का शिकार कर चुकी है। वैसे में कांग्रेस चूंकि एक रीजनेबल माइंड सेट रखने वाली जमात है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि एक पुरानी जमात है, मॉडरेट ख्याल रखने वाले लोग हैं, वो आमतौर पर इतने ज्यादा मुस्लिम दुश्मन नहीं है जिस तरह के मुस्लिम दुश्मन जज्बात जो है वो पैदा किए जा चुके हैं इस वक्त भारत के अंदर। आप समय देख सकते हैं कि वहाँ पे किस तरह नौजवानों को, अब क्योंकि जो हमारी पहले ये कहना था कि दरअंदाजी हो रही है, अब जो हमारे वहाँ पे इंडिजिनियस जो वहाँ के लोगों की अपने आजादी गुलाम वाली के बाद तो बिल्कुल बात ही बदल गई थी। तो इसके बाद अब उन्होंने वहाँ के लोगों को रवाना जो खुद बात की, जो 2 लोगों को उनकी जमीनों से महरूम किया गया, वहाँ पे जो आवाज का भी 200 लोगों की आगे की जा रही है। तो ये तमाम चीजें दरअसल कश्मीरियों का जो जज्बा एक हुर्रियत है उसको खत्म करने के लिए, तो फिर जो भारत ने महसूस किया कि नहीं हमने तरफदारी की बात करके पूरी तरह से एक शर्त लगा के इंडिया पूरे सील कर दिए, लेकिन इसके बावजूद इस जलसे की आजादी खत्म नहीं होती। जब 14 अगस्त होता है तो मैसेज जज्बा होता है, जब इंडियन के मुखालिफ को दिन आता है यूरोपिया का मैसेज जज्बा होता है। तो इस चीज को देखने के बाद उन्होंने अपना जो स्ट्रेटेजिक चेंज किया है उसमें वो डेमोग्राफिक चेंज करना चाहते हैं कश्मीर की। जी जी मुमकिन नहीं होगा, एक बार याद रखिएगा, ये जितने भी असर ये एक पैसा आएगा कि आजादी के लिए जो लोग जद्दोजहद कर रहे हैं उनकी कुर्बानियां इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब उनको खत्म किया नहीं जा सकता। बिल्कुल। जो भारत कर रहा है, कांग्रेस अगर आ जाती है, लेकिन जो मोदी कर रहा है इस वक्त, मोदी के कहने का मतलब ये है कि वो अपने इलेक्शन में जो एक्सट्रीमिस्ट है उसका अपने साथ लेके चलता है। और ये दुनिया की बदकिस्मती है कि हमें हमेशा जो एक्सट्रीमिज्म जो लोग बिलीव करते हैं उनके हाथ में जब पावर आती है तो वो अपने मुद्दों के ऊपर ऐसा और ये खेल मोदी सदर खेल रहे। हाँ, अगर प्रिंसिपल एटीट्यूड रहा तो डेफिनेटली वहाँ के हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने वजह कहा कि जिस तरह की मोदी की पॉलिसी है और पूरी दुनिया तशवीश का बाइस है इस हवाले से। और ख़ास करके आप अगर कनाडा के अंदर देखें तो जिस तरह सिख रहनुमा को कत्ल किया गया, 7 सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश में मुलविस जितने भी मुलजमान हैं, इस हवाले से भारतीय हुकूमत तहकीकात की मुंतज़िर है। अमेरिका के जो तर्जमान हैं मैथ्यू मिलर, इस हवाले से उन्होंने भी कहा है, क्योंकि अमेरिका में भी इस तरह की कोशिश की गई है कि एक सिख रहनुमा को मारने की वहाँ कोशिश की गई है। ये भी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो खुलकर दुनिया के सामने पेश आ रही हैं और दुनिया अब देख रही है भारत का जो दोहरा म्यार है। और ख़ास करके जो पीसफुल कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के हवाले से बात की जाए, दुनिया में जो अमन के तौर पर लोग माने जाते हैं वो वाली कंट्रीज़, वहाँ पे भी भारत अपनी दहशतगर्दी वो मनवाना चाहता है और RSS के ज़रिए और रॉ के एजेंटों के ज़रिए। तो इस पर डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब क्या समझते हैं कि अब दुनिया को कम से कम कुछ ना कुछ इनके हवाले से करनी चाहिए, कोई पाबंदियाँ इनके ऊपर लगानी चाहिए? डेफिनेटली बिल्कुल। देखें, आपने अभी जिस तरह जिक्र किया है हरदीप सिंह नज्जार के हवाले से, और ये बड़ी अहम बात है अभी, बल्कि इनफैक्ट जो खालिस्तान की तहरीक है उसको जो सिख रहनुमा हैं पनुन जिनका नाम है, वो भी उनके ऊपर भी कातलाना हमला जो है वो किया गया था और अमेरिका के अंदर। बिल्कुल वही जिसका आपने भी जिक्र किया था। मैं अभी इस हवाले से ये बताता चलूँ आपको कि देखें, जो कनाडा है, कनाडा ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है। कनाडा ने अपनी जो एक खुद मुख्तारी है, जो सालमियत है, उसने इस चीज़ को नहीं देखा कि मरने वाला जो शख्स है वो गोरा है, वो अंग्रेज़ है या नहीं। उसने सिर्फ और सिर्फ ये देखा है कि कनाडा की सरजमीन पे, कनाडा की मट्टी के ऊपर भारतीय मुदाखलत, भारतीय साजिश और भारत की दरअंदाजी के वाज़ेह सबूत मिले हैं। और इन सबूतों के साथ कनाडा ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को शर्मा दिया है। अब वो रॉ के एजेंट हों या फिर हिंदुस्तान का पॉलिटिकल फेस हो, कनाडा ने वहाँ पे जो हिंदुस्तान का सफारत खाना है उसको भी बड़ा क्लियरली ये पैगाम पहुँचा दिया था कि अगर हिंदुस्तान की तरफ से दोबारा इस तरह के इक़दामात होते हैं तो फिर मोर लाइकली पूरी जो वर्ल्ड फोरम है, जो दुनिया के बाकी हम जिनको मूवर्स एंड शेकर्स कहते हैं, उन तमाम ममालिक के हवाले से भी कनाडा ज़रूर बात करेगा। और सिर्फ यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। मैं समझता हूँ कि कनाडा का एक बोल्ड स्टेप बाकी तमाम ममालिक को भी आगे बढ़ने में हिम्मत दे सकता है। हम डेड प्रोफेसर की जब बात करते हैं, डिसइंफो लैब की जब बात करते हैं, तो उसके अंदर वो तमाम कच्चा चट्ठा जो भारत ने आज तक पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिशें की थी, इंटरनेशनली की थी,
थीं, नेशनली की थीं, वो तमाम की तमाम दुनिया के सामने रख दी गई थीं। तो ये वक्त है कि हमारे पास एक ऐसा डोसेयर मौजूद है, हमारे पास ऐसे शवाहिदात मौजूद हैं कि जहाँ दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़, दुनिया की डेवलप्ड ममालिक को भारत के ऊपर सैंक्शंस लगानी चाहिए, वहीं पे ऐसे तमाम ममालिक जो भारत से दोस्ती की पेंगें बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी इस हकीकत का इदराक हो जाना चाहिए कि भारत जैसा मुल्क उनका दोस्त नहीं हो सकता, अलबत्ता उनके ममालिक के अंदर उनकी सालमियत को, उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को तबाह करने का साबित ज़रूर हो सकता है। अफराज साहब, जैसे बात की डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब ने कि जिस तरह की खास करके डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ज़ाहिर उनकी पॉलिसी है वो तजारत करते हैं, इसी तरह जो OIC के ममालिक की अगर बात की जाए तो वो भी बड़े पैमाने पर भारत से पिंगे इसी हवाले से बढ़ाते हैं कि वो उनसे तजारत करते हैं। क्या समझते हैं कि इस मौके पर, और ख़ास करके जिस तरह एक फ़लस्तीन का भी इशू है, फ़लस्तीन के इशू के हवाले से मैं आपको बताऊं तो 7 दिन का सीज़ फायर हुआ, उसके बाद से अभी की वहाँ पे जो कंडीशन है, दोबारा से जो इसराइली हमले हैं वो जारी और सारी हैं, और तकरीबन 16,000 से ज़्यादा अमवात वहाँ पे हो चुकी हैं, और उसमें बड़े पैमाने पर जो तादाद है वो बच्चों की है, और इसी तरह औरतों की भी बड़े पैमाने पर एक तादाद मौजूद है। OIC का रोल कैसे देखते हैं, और क्या जो इस तरह की कंट्रीज़ हैं, खास करके इस्लामिक कंट्रीज़ जो एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ कर सकती हैं, उनका रोल कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो इकोनॉमिकल मुकाबला होता है बड़ा मायने रखता है, इसकी वजह से लोग दूर से आते हैं, या अपनी इसी माशी ताकत को अपने माइंड में इस्तेमाल करता है, और कई लोगों के हमारे इवन दैट जो मुस्लिम मालिक के माशी इंटरेस्ट हैं वो कम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, यही चीज उसकी हौसला अफजाई करती है कि वो कश्मीर की बात तो करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कभी भी उन्होंने भारत को दावा नहीं करवाया कि वो इस समाज में इतना आगे जा सकते हैं कि वो उसको माशी तौर पर एक झटका दें और वो किसी बात को समझ सके। ऐसा ही आपने जो बात की फलस्तीन की, तो वहाँ पे 1200 लोग इन चंद दिनों में जो ये सीजफायर आरजी हुआ था, हॉस्पिटल जो उनके कैंप थे जिनमें जंगी उसूलों के खिलाफ वहाँ पे हमले नहीं किया गया, जी, ये तो इंटरनेशनल ट्रीटीज की खिलाफवर्जी है। तो ये सारी चीजें दरअसल इंटरनेशनली जो मुसलमान मालिक की दो रुख की पॉलिसी है कि वो एक तरफ इस तरह की पॉलिसी रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी स्ट्रेटेजिकली वो इस तरह देखते हैं तो उनके मफादात किसके अंदर है, वो ज़बानी जमा खर्च करते हैं, और जब तक लोग ज़बानी जमा खर्च करते रहेंगे तो ये क्राइसिस आएंगे। और ये बात याद रखिएगा, ये इसराइल जो है वो अगर उसका मतलब खाली गजा को खत्म करना नहीं है, गजा तक ही कितनी चीजें कि जिसे वो खत्म नहीं कर पाएगा, लेकिन वो दरअसल एक मैसेज देना चाहता है, और पूरे उस इलाके के अंदर वो अपने सुपरमेसी को, मालूमती को कायम करके पैगाम और अमेरिका जो है मुकम्मल तौर पे और दीगर जो उसके हमारी मुल्क पुष्टनाई कर रहे हैं, बात करें, वो इस बात को लेके करें कि आप अगर कोई बात करेंगे तो आपसे करनी पड़ सकती है। तो ये वजह एक हाइपोक्रेटिकल एटीट्यूड है बड़ी ताकतों का, और उन ताकतों के खेल में मुसलमानों के जो बच्चे हैं, जो ख्वातीन हैं, जो मसले तो तबका है, तो वो पूरी तरह इसका शिकार हुआ है इस वक्त। जी, मिडिल ईस्ट क्राइसिस जैसे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया को इस हवाले से तशवीश है, यूनाइटेड नेशन ने जैसे रोल दिया, और ख़ास करके अगर बात की जाए सेक्रेटरी जनरल जो एंटोनियो गुतरेस हैं, इस हवाले से बार हाँ उन्होंने आवाज़ उठाई, लेकिन अगर उनकी बात इस हवाले से की जाए, इस तनाजुर में भी देखी जाए कि क्या उनकी आवाज़ कारआमद साबित हुई, जो दूसरी जितनी भी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई उनकी आवाज़ भी एज सच उस तरह कारआमद इसलिए नहीं साबित हुई कि 7 दिन का सीज़ फायर हुआ, उसके बाद दोबारा से जंग जारी और सारी है, जिस पर बड़े पैमाने पर अभी भी लोग मारे जा रहे हैं। और अलमिया ये है कि वहाँ पे अस्पताल बुरी तरह मुतासिर हैं, वहाँ पे अद्वियात की कमी है, पीने के पानी के हवाले से बहुत मुश्किलात हैं, हर लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे एक कहर ढाया जा रहा है। इस हवाले से डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब क्या समझते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसी कंट्रीज़ हैं कि जो मसाइल को हल कर सकती हैं, ऐसी जंग की सूरत हाल जहाँ पे होती है, आप अगर रशियन और यूक्रेन वार की बात करें, वहाँ जो क्राइसिस है पूरी दुनिया के अंदर, और भी जितने आप फ़लस्तीन का क्राइसिस अभी देख सकते हैं, आप कश्मीर इशू को देख सकते हैं साउथ एशियन रीजन के अंदर, क्या यही चीज़ें अगर ऐसे ही चलती रहीं तो साउथ एशियन रीजन भी एक क्रिटिकल सिचुएशन में चला जाएगा? बिल्कुल, देखिए ये हकीकत है और हमें एक हकीकत जो है उसको झुटलाना नहीं चाहिए। मकबूजा फ़लस्तीन जो है उसको दोबारा आज़ाद करने या हासिल करने के लिए फ़लस्तीनियों ने गज़ा के जो रिहायशी हैं, हमास की अगर हम बात करें, उन्होंने दुश्मन को एक मुँह तोड़ जवाब दिया है। और ये जब आप विजन्स अपने क्लियर रखते हैं, आपको पता है कि आपका दो और
नाजायज़ रियासत तो बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तक कहा है। तो एज अ पाकिस्तानी जब आप बात करते हैं या फिर मैं अगर एज अ कश्मीरी इस पूरी सिचुएशन को देखता हूं, तो आपने अभी जिस तरह से जो फैक्ट्स बयान किए हैं, जो हकीकतें बयान की हैं, मुझे बिल्कुल लगता है कि एक तरफ आप शायद मकबूजा जम्मू और कश्मीर की बात कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल 2019 के बाद एक बिल्कुल ब्लैंकेट कर्फ्यू जो हुआ था, मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर भी ऐसी ही सूरत हाल पैदा हो गई थी। आज जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो फिर वेस्टर्न ममालिक, वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है वो इस वक्त गज़ा के हवाले से बात करती है, फ़लस्तीनी बच्चों के हवाले से बात करती है, क्योंकि जो शहादतें वहाँ हुई हैं उसमें 50% से ज़ायद छोटे मासूम फ़लस्तीनी बच्चे हैं। अगर इन बच्चों की बात की जा सकती है, अगर सिविल सोसाइटी वेस्टर्न ममालिक की जो है वो गज़ा और फ़लस्तीन के हवाले से बात कर सकती है, आज उनको इसराइल का जो वहाँ पे वजूद है वो किसी हद तक खटकना शुरू हो गया है, तो फिर मैं समझता हूँ कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं उनकी कुर्बानियाँ भी कम नहीं हैं। आज 70 साल से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बाद जो हमारी शहादतें हैं, जो हमारे वहाँ पे आज भी लोग जेलों के अंदर बंद हैं, जो वहाँ आज भी मिसिंग पर्सनस के हवाले से हाफ विडोज़ और हाफ ऑर्फन्स की तस्वीरें हमें सामने नज़र आती हैं, तो मकबूजा जम्मू और कश्मीर को वो ज़ुबान दी जानी चाहिए, वो इंटरनेशनल प्रोजेक्शन दी जानी चाहिए कि आज की जो सिविल सोसाइटी, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे वो डायस्पोरा की हो, या चाहे यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स की हो, वो फ़लस्तीन के साथ साथ मकबूजा जम्मू और कश्मीर को भी बिल्कुल इस तरह रखते हुए आज के दौर में ही पेश कर दें। और दुनिया को कम से कम इस हवाले से सोचना होगा, और कम से कम जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्हें इस हवाले से इक़दाम उठाने होंगे, क्योंकि अगर इस तरह की क्राइसिस मज़ीद बढ़ते रहे तो ये आलमी अमन के लिए ख़तरा साबित होगा। मैं बात करूंगा कुछ आज़ाद कश्मीर के हवाले से, और क्योंकि डिप्टी मेयर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बाग हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपसे इस हवाले से पूछूंगा कि एक तो बाग की डेवलपमेंट के हवाले से बताएं, और साथ आपको बहुत बहुत मुबारक इस हवाले से हो कि आप के बाग के अंदर ही तीसरे वजीर का भी इजाफा हुआ है और इम्तियाज़ नसीम साहिबा वो तीसरी वजीर बनी है। तो क्या समझते हैं कि बाग की तरक्की में मजीद इजाफा होगा? और आपका मैंने देखा शुरू में आपने बहुत स्टार्ट से एहसन तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से काविश की कोशिशें करते रहे, लेकिन अभी फिर वो मांद होती जा रही हैं और मेयर कुछ उस तरह एक्टिव नजर नहीं आ रहे, और खास करके वहाँ पे एक कब्जा माफिया है, उस हवाले से भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन तो सारे आपके साथ मैंने एक सिमत में ही रख दिए। एक और चीज़ आपसे लाजमी पूछना चाह रहा था कि बड़े पैमाने पर आटा बहरान बाग के अंदर, पुंछ डिवीजन के अंदर पनप रहा है और लोगों को बड़ी मुश्किलात हैं, तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है और आप कितना इसमें एक्टिव रोल दे रहे हैं, और ख़ास करके वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इन तमाम तर चीज़ों को कैसे लेकर चल रहे हैं? जी हसन, इसमें जो बड़ी बात आपने की वज़ीर की इम्तियाज़ नसीम साहिबा, जो कि हमारे एक मरहूम कर्नल रिटायर्ड नसीम खान जो थे वज़ीर जो थे, वो उनकी बेवा थी और उनकी जदोजहद थी कि वो ख़वातीन की निशस्त से उनको एमएलए दिया गया और पहली खातून वज़ीर होने का एजाज़ उनको हासिल हुआ, और आज बाग में आई हैं और एक भरपूर तरीके से एक्टिविटी बाग के अंदर देखने में आई। उसके अंदर बिना तखसीस बरादरी, बिना तखसीस जमात लोगों ने कर्नल नसीम मरहूम जो थे उनके साथ वापसी का इज़हार किया, और आज एक बड़ी सियासी एक्टिविटी बिना पालगा बाग में देखने को मिली, और इम्तियाज़ नसीम ने आज एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज दिया। अभी जो बात है ताज़ा तरक्की के हवाले से, जो कि ओवरऑल आज़ाद कश्मीर भर में एक सियासी बहरान चलता रहा, वज़ारतें अभी आई हैं, महकमा जात आलाट नहीं हुए, इसलिए मैं ये समझ रहा हूँ कि तामीराती कामों के अंदर अभी मुझे लग रहा है कि इस माली साल में अगर काम होता है तो आने वाले दिनों में इससे बात की जा सकती है। आपने कॉर्पोरेशन की बात की, क्योंकि कॉर्पोरेशन जो है वो आज़ाद कश्मीर भर में 5 कॉर्पोरेशन है। कॉर्पोरेशन को लोकल बॉडीज को या तो लोकल जो गवर्नमेंट के लिए ऑपरेट किया जाता है जिला काउंसिल को, और ग्रामीण एड दी जाती है कॉर्पोरेशन को। 2005 के बाद आज़ाद कश्मीर भर की कॉर्पोरेशन को ग्रामीण एड नहीं दी गई। ग्रामीण एड और मुकम्मल तौर पर पोस्टें न होने की वजह से नुकसान ये होता है कि आप जो लोकल टैक्स रकम जनरेट करते हैं वो आपके आर्थिक मुलाजमीन के खर्चात आ जाते हैं। जैसे कि पूरे डिस्ट्रिक्ट बाग में अगर आप सैनिटरी वर्कर्स को देखें तो 28 सैनिटरी वर्कर्स हैं, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे कुल 11 सैनिटरी वर्कर्स दिए गए हैं, जबकि यहाँ वोट जो है मोर देन 50 लोगों की है। अगर 5 को मियार के मुताबिक किया जाए, शोबा टैक्स को देखा जाए, शोबा इख्तियारात को देखा जाए, हमारा जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसको देखा जाए, तो हर लेवल पे हमारे यहाँ प्रॉब्लम मौजूद है। तो इस वजह से जो मेयर है आज भी उनकी से मीटिंग
कमी होता ही है, क्योंकि कहीं पे फंड का इशू आ रहा है, कहीं पे लोग इस नए सिस्टम को अभी अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह वो उससे फेमिलियर नहीं है। आने वाले दिनों में चीजें बेहतर होगी। और साथ ही साथ जो आटा बुरान आपने बात की, तो आटा बुरान दरअसल रेट का एक बड़ा फ्लक्चुएशन है। जो गवर्नमेंट का आटा है वो 1600 का मिलता है, और जो पंजाब से आने वाला आटा था वो 3000 से 3200 चला जा चुका है। मैंने चूंकि रेट खरीद थे, लोग इस पर डिमांड नहीं थी सरकारी आटे की, अब रेट ऊपर चले जाने की वजह से उसकी डिमांड बढ़ी है। तो मार्केट में मुझे लग नहीं रहा है कि आने वाले दिनों में भी ये डिमांड उसका गवर्नमेंट पूरा कर पाएगा। मैं मुस्तकिल में भी एक बुरान देख रहा हूँ कि अगर इसको मैनेज ना किया गया प्रॉपर्ली, तो आने वाले दिन आने के हवाले से और ज्यादा मुश्किल वक्त मुझे नजर आते हैं। जी एग्जैक्टली आपने सही कहा, क्योंकि वहाँ से ऐसी खबरें आ रही हैं कि बड़े पैमाने पर लोगों को प्रॉब्लम है और आटा बुरहान बड़े पैमाने पर वहाँ अभी तक मौजूद है और लोगों को इस हवाले से मुश्किलात पेश आ रही हैं। मैं मजीद भी आपसे जानूंगा, डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब, बेस कैंप के हवाले से आपका रोल क्या देखते हैं और जैसे रोल दिया जा रहा है क्या आप उससे मुतमईन हैं? देखिए, आपका सवाल इंतहाई अहम भी है और कुछ चुभता हुआ भी सवाल है। दरअसल मकबूजा जम्मू कश्मीर जो है वो उनकी जो नज़रें हैं ना वो अक़वाम मुत्तहिदा या वो जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं उनकी तरफ नहीं उठती। आप अगर किसी भी ऐसे कश्मीरी से पूछें जो कि मकबूजा जम्मू कश्मीर का है, तो वो आपको अमेरिका या इंग्लैंड या यूरोप इस तरह की बातें करते हुए सुनाई नहीं देगा। उसकी अगर शिकायत होगी, अगर वो कुछ कहना चाहेगा और अगर वो मोहब्बत का इजहार भी करेगा तो वो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर ही से करेगा। ये भी हकीकत है। देखिए, अगर हम वहाँ की बात करते हैं तो यहाँ मेरे ख्याल से मुजफ्फराबाद में भी एक ट्यूलिप गार्डन बना है, लेकिन इसी तरह से एक ट्यूलिप गार्डन वहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ उससे भी एक खूबसूरत बाग है और वो बाग हमारे शहदा का कब्रिस्तान है। वो शहदा का कब्रिस्तान जहाँ पर सिर्फ कश्मीरी शहदा दफन नहीं हैं, वहाँ वो भी शहदा हैं जो कि आज़ाद कश्मीर से भी हैं, क्योंकि हम आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर को दो अलग इकाइयाँ समझते ही नहीं हैं। आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर एक हैं, बिल्कुल जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान भी रियासत जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा समझा जाता था। आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर को तकसीम करने वाली जो लकीर है वो एक खूनी लकीर है, और उस लकीर को मैं नहीं समझता कि आज़ाद कश्मीर वाले एक इंटरनेशनल बॉर्डर या एक ऐसी लकीर समझें जिसकी वजह से उन्हें रुकना पड़ता हो। हम कश्मीरी हमेशा से आज़ाद कश्मीर की तरफ देखते हैं। में अखलाकी, सियासी, सफारती जो सपोर्ट है वो अपनी जगह, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा तक ये हक़ देता है कि कश्मीरी अपना हक़ इस्तिस्वाब राय बंदूक की ज़ोर से भी हासिल कर सकते हैं। लिहाजा कोई भी कश्मीरी हो, वो उस पार हो या इस पार हो, वो कश्मीरी है और उसको ये हक़ पहुँचता है कि भारत के जुल्म और जबर और इस्तिबदाद से कश्मीर को आज़ाद करवाए। अफराज गर्दीजी साहब, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा और वो भी बाग के ही हवाले से। 3 वुज़रा मौजूद हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की सिचुएशन आपने बताई, क्या समझते हैं कि आने वाला वक्त बाग के मसाइल को हल कर सकेंगे ये 3 वुज़रा, और ख़ास करके जो आपके मसाइल हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, आप इसमें कितनी उनकी मुआवनत करेंगे और साथ आपके जो मसाइल हैं क्या वो 3 वुज़रा हल कर सकेंगे आने वाले दिनों में? देखिए, ये डिपेंड कर रहा है आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है। आज़ाद कश्मीर में अभी भी मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट कहूं तो सियासी तौर पे बहुत मैं मुस्तहकम निज़ाम नहीं देख रहा। इसमें बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, बहुत ज्यादा अपने पार्टी के दरमियान अच्छे भी तरजीहात हैं, और इस वक्त जो गुजरा बने भी हैं वो सारे अपनी अपनी इलेक्शन वहीं पे हैं। तामीराती काम उनके इसलिए टारगेट नहीं हो सकते कि आपका पीक टाइम गुजर चुका है सियासी दौरान में 2-2.5 साल। अब जो 2.5 साल की बात करता होता है वो इंतखाबी मुहिम करता होता है, जिसमें लोग इंतखाबात की तरफ जाते हैं, तो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इश्यूज की बजाय वो कोशिश करते हैं कि लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए। तो इस तरह रीजनल पॉलिटिक्स जाती है, हमारे जो मुख्तलिफ हल्के हैं उनके अंदर एक इंटरनल पॉलिटिक्स जाती है। तो हमारे गुजरा जो है वो चाहे आज़ाद कश्मीर भर की उमूमी बात करूंगा और बात क्या खसूसी बात की, तो ये चीजें मुझे लग रहा है कि मुश्किलात इतनी आसानी है जैसे हम कह रहे हैं कि जिलों की तादाद बढ़ने से झंडियां तो बढ़ गई है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इससे कोई हमारे इदारों को फायदा होगा। हाँ, अगर ये लोग जो लोकल बॉडीज के बड़े लोग हैं उनके साथ खड़े हो जाते हैं, लोकल बॉडीज वाले, मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में उनको खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। अगर इस 1-2 माह के अंदर ग्रामीण एड नहीं आती या उनको प्रॉपर तौर पे उनको ऑनबोर्ड नहीं किया जाता, मैं ये बात जरूर देख रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर के ये लोग जो मुंतखब होकर आए हैं ग्रास रूट लेवल से, ये आपको शायद सड़कों के ऊपर नजर आएंगे। सही हो गया,
یہ ہو سکتا ہے، بالکل آپ نے وجہ کہا، آپ کا حق بھی بنتا ہے، اور خاص کر کے کیونکہ لوگوں نے آپ کو نامینیٹ کیا ہے تو ان کے لیے کام کاج آپ تبھی کروا سکیں گے جب آپ کا گورنمنٹ سپورٹ کرے گی۔ ڈاکٹر مجاہد گیلانی حریت رہنما، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ افراز گردیزی صاحب، آپ نے ہمیں کال کے ذریعے جوائن کیا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اگلی پروگرام کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔